प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं में बात करेंगे हमारे हिंदी के अध्याय साखियां एवं शब्द के बारे में। वही इसके बाद कक्षा 11वीं में हम लोग जीव विज्ञान का अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। अध्याय के साथ साथ हम कुछ प्रश्नों का हल भी देखेंगे। इसके बाद हम कक्षा 11वीं में ही जीव विज्ञान का अगला अध्याय वनस्पति जगत का भाग 1 भी आज इस प्रोग्राम में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी, ताकि आप आज पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण बातों को साथ साथ लिखते भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार विद्यार्थी, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कबीर दास की रचनाओं का अर्थ जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर दास की रचनाओं का प्रसंग जानेंगे कि किस प्रकार की रचनाएं कबीर दास ने की हैं और उनमें क्या कुछ कहा गया है, उसका विषय क्या है इत्यादि। इसके बाद हम उनकी पहली 4 साखियों का अर्थ भी जानेंगे। तो विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए। कबीर दास की रचनाएं साखी शैली में लिखी हुई हैं, जिसका वर्णन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। साखी शैलियों में प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। अब विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि प्रतीकात्मकता क्या होती है। वास्तव में किसी एक विचार को समझाने के लिए जब हम विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम प्रतीकात्मकता कहते हैं। इसकी एक विस्तृत व्याख्या भी होती है, जिसका अध्ययन आप आगे की कक्षाओं में करेंगे। इन रचनाओं में गेयता होती है, इन्हें गाया जा सकता है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। कबीर दास की जो रचनाएं आज हम पढ़ने वाले हैं, उन रचनाओं में जो साखियां हैं, उन साखियों में पहली साखी जो है वह भक्ति भाव पर आधारित है। कबीर दास ने भक्ति के भाव को उस साखी में निरूपित किया है, स्थापित किया है। दूसरी साखी में कबीर दास ने भक्तों की पहचान बताई है कि भक्त किस प्रकार, जब कोई व्यक्ति किसी सच्चे भक्त से मिल जाता है तो उसके मन में क्या परिवर्तन आता है, उसका वर्णन कबीर ने किया है। साथ ही कबीर दास ने तीसरी साखी में सांसारिक सच को बताया है कि इस दुनिया का सच क्या है। इसके बाद चौथी साखी में वास्तविक ज्ञान किसे कहा जाए, वास्तविक ज्ञान की महत्ता पर विचार किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देरी के जानते हैं उन साखियों का अर्थ। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगली, अब उड़ी अनत न जा। यहाँ पर मान सरोवर का अर्थ है मानवीय आनंद का चरम बिंदु और सुभर का अर्थ है स्वच्छ। मुक्ता फल मोती के लिए प्रयोग किया गया है और अनत का अर्थ है अन्यत्र, यानी कहीं और। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब जो आत्मा है, जो व्यक्ति का अंतर्मन है, एक ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां पर उसे ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, उस स्थान को कबीर ने
मान सरोवर कहकर पुकारा है और कहा है कि जब व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता है तो वह देखता है कि वे जो सरोवर है वह पूरी तरह स्वच्छ जल से भरा हुआ है, यानी स्वच्छ विचारों से भरा हुआ है, जहाँ पर पवित्र आत्माएं जो हैं वे खेल रही हैं, वो वहाँ पर आनंद उठा रही हैं और पवित्र आत्माओं को यहाँ पर हंस कहा गया है। आगे वे कहते हैं कि इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है, इन हंसों को देखकर ऐसा लगता है, इन पवित्र आत्माओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे यहाँ पर मुक्ता फल चुग रही हैं, है ना। मुक्ता फल यानी मोती, और मोती कौन सा मोती? ईश्वरीय आनंद का मोती जो है उसे ग्रहण कर रही हैं। तो वह इस स्थान को छोड़कर, इस मानसरोवर को छोड़कर, चरम आनंद की स्थिति को छोड़कर कहीं और क्यों जाएंगी? क्योंकि जब कोई व्यक्ति ईश्वर से मिल जाता है, उसका साक्षात्कार ईश्वर से हो जाता है, तो उसे फिर किसी अन्य की इच्छा नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर आप कबीर की भक्ति की पवित्रता को देख सकते हैं। कबीर दास ने एक ऐसे सुंदर और भव्य सरोवर का वर्णन किया है जो कि ईश्वरीय आनंद से पूरी तरह भरा हुआ है, और वहां पर पवित्र आत्माएं क्या कर रही हैं? क्रीड़ा कर रही हैं। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने इस साखी का अर्थ समझ लिया होगा। आइए अब हम अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। विद्यार्थियों, यहाँ पर ढूंढत मैं फिरूं का अर्थ है मैं ढूंढता फिरता, और प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। यहाँ पर प्रेम करने वाला किसको प्रेम करने वाला? ईश्वर को प्रेम करने वाला। प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी मिले ना कोई, कोई का मतलब कोई का मतलब कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, यानी जो विष है यानी जहर है वह भी अमृत बन जाए। अब इस साखी का अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों? साखी में पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि कवि जो है वह प्रभु के सच्चे भक्त को ढूंढते हुए फिर रहा है, ढूंढने का प्रयास कर रहा है, पर उसे ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं मिल रहा। प्रेमी मिले ना कोई, कोई प्रेमी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सब आडंबरों में लगे हुए हैं, सब दिखावे में लगे हुए हैं। कोई भी ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर रहा, सब दिखावे में लगे हुए हैं। आगे कवि कहता है कि अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, यानी एक प्रभु के सच्चे भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाए जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर के सच्चे रूप को पहचानता है, तो उस समय पर जो क्रिया प्रतिक्रिया है, ये जो संसार में जो विष है, जो संसार के बुरे विचार हैं, वह भी समाप्त हो जाएंगे, और वह क्या बन जाएगा? वह अमृत बन जाएगा, और सबका जीवन जो है वह सुखद हो जाएगा। यहाँ पर कवि ने भक्ति की पवित्रता का वर्णन। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली साखी का अर्थ जानते हैं। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यहाँ पर हस्ती का अर्थ है हाथी, और दुलीचा का अर्थ है आसन, और स्वान का अर्थ है कुत्ता, और झक मारी का अर्थ है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों साखी का अर्थ क्या होगा? साखी की पहली पंक्ति का अर्थ है कि यहाँ पर कवि जो है वह लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, सहज दुलीचा डारी, सहजता का आसन डालकर, ना कि आडंबरों का, है ना। हमें ईश्वर को सहजता से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सहजता से उपलब्ध है, ना कि किसी खावे से। अगली पंक्ति है कि स्वान रूप संसार है। ये जो संसार है वह कुत्ते के समान है। क्यों है? क्योंकि जब कोई हाथी मस्त मस्त चाल से सड़क पर चलता है तो बहुत से कुत्ते भौंकते हैं उसके ऊपर। तो वो कहता है, कबीर दास कहता है कि ये जो संसार है वह कुत्ते के समान है और इसको भूखने दो। आगे कवि कहता है
पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, और भुलान यानी भूला हुआ, निरपक यानी निष्पक्ष, और संत सुजान यानी सज्जन ज्ञानी। तो इस प्रकार पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, ये जो संसार के लोग हैं वे पक्ष विपक्ष में पढ़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गए हैं कि उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, और वे धर्म के चक्कर में पड़कर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। कबीरदास कहता है कि जो इन धार्मिक संप्रदायों से अलग होकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर को खोजता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब दोस्तों यह एक सीधा सा प्रश्न है जिसमें कि प्रोटोजोआ के 4 समूहों के बारे में पूछा है। तो आपको उन 4 समूहों को लिखना है। हम यहाँ पर 4 बिंदुओं में इसका उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक बिंदु एक समूह का वर्णन करेगा। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ, जो कि पहला समूह है प्रोटोजोआ का, ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इसका उदाहरण है एंट अमीबा। कशाभी प्रोटोजोआ, जो कि अगला समूह है प्रोटोजोआ का, इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। तो इसका भी आपको उदाहरण एक ना एक लिखना है, जो कि है ट्रिपैनोसोमा। तीसरा समूह है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होता है जो कोशिका सतह के बाहर की तरफ खुलती है, और आपको इसका भी एक उदाहरण लिखना है, जो कि है पैरामीशियम। चौथा इसका समूह है स्पोरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, और इसका भी आपको उदाहरण लिखना है, जो कि है प्लाज्मोडियम। आइए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है यूग्लिनॉइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न में भी सीधे तरह से यूग्लिनॉइड के बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बिंदुओं में इसका उत्तर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसमें से अधिकांश जीव स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जो कि स्थिर होता है। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इन जीवों को लचीला बनाती है। इनमें 2 कशाभ होते हैं, एक छोटा तथा एक लंबा। ये जीव दोनों प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषित हैं, और इसका उदाहरण है यूग्लिना। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको उदाहरण तो इसका कम से कम एक तो देना ही है। आइए दोस्तों अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है वायरस से विरियोइड कैसे भिन्न होते हैं। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जहां पर आपसे 2 चीजों के बीच में भिन्नता पूछी गई हो, उन्हें आप जरूर टेबल के रूप में उसका उत्तर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, आप भी कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। विरियोइड संक्रामक रोगों का सबसे छोटा ज्ञात एजेंट है, जिसमें छोटा एक लड़ी का आरएनए होता है। वायरस में 2 लड़ी वाला डीएनए, 2 लड़ी वाला आरएनए, 1 लड़ी वाला डीएनए और 1 लड़ी वाला आरएनए हो सकता है। विरियोइड के पास कैप्सिड और उनके साथ कोई प्रोटीन नहीं है, तो इसमें कैप्सिड और प्रोटीन नहीं होता है, जबकि वायरस के पास प्रोटीन या लिपोप्रोटीन के एक सुरक्षात्मक कोट होता है।
विरियोइड केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, जबकि वायरस पौधों और जानवरों दोनों को संक्रमित करता है। तो कुछ इस प्रकार से आपने ऐसे भिन्नता बतानी है वायरस और विरियोइड के बीच में। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है कवक के लैंगिक जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको स्टेप्स में देना होता है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आए थे, जिससे कि सामने वाला जो टीचर आपका क्वेश्चन देख रहा हो उसको भी आसानी से समझ आ जाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो इसको हम इनके स्टेप्स को दिखाने के लिए हम बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। अब इसके उत्तर में आपको कोई फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम जो कवक के लैंगिक जनन को बता रहा हो वो आपको जरूर लिखना है। और दोस्तों ये जो फ्लो चार्ट है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आइए अब इसके कुछ स्टेप्स को समझ लेते हैं। लैंगिक जनन में निम्नलिखित सोपान होते हैं। दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो यह पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है दो केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। यह दूसरा स्टेप हो गया। युग्मज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, यह तीसरा स्टेप है। तो यह 3 स्टेप्स आते हैं कवक में लैंगिक जनन के दौरान। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज इस प्रश्न में बतानी है, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कवक में जब लैंगिक जनन होता है तो एक मध्यवर्ती द्विकेंद्री की अवस्था बनती है। तो उसके बारे में जरूर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर वो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्री की अवस्था अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। बाद में केंद्रक संलयन हो जाता है और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको कवक में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का अगर प्रश्न आता है तो आपको कुछ ऐसे इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए अब 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है शैवलांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है। हाँ दोस्तों, यह लाइकन में इस्तेमाल होते हैं। तो हम लाइकन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे कि लाइकन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। अब दोस्तों हम शैवलांश तथा कवकांश शब्दों का वर्णन करेंगे। शैवाल घटक को शैवलांश तथा कवक के घटक को कवकांश कहते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। और दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर दोस्तों जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वनस्पति जगत यानी कि किंगडम प्लांटी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्गीकरण प्रणाली यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम और शैवाल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। तो आइए जानते हैं वर्गीकरण प्रणाली के बारे में। तो इसकी वर्गीकरण प्रणाली जो सबसे पहली है वह है कृत्रिम वर्गीकरण यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि कायिका गुण यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अथवा पुमोंग यानी कि एंड्रोशियम पर आधारित है। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण। इसमें यह
प्राकृतिक संबंध यानी कि नेचुरल एफिनिटीज, बाहरी गुणों यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स, भीतरी गुणों यानी कि इंटरनल फीचर जैसे कि भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन पर आधारित है। और तीसरी जो है वह जाति वृत्तीय वर्गीकरण है यानी कि फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें विकास संबंध और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं, यह उस पर आधारित है। और जिसका अर्थ है कि समान टैक्सा के पूर्वज एक ही थे, तो इस चीज को लेके हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। तो यह जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए और वनस्पति जगत के पहले वर्ग के बारे में बात करते हैं, जो कि है शैवाल यानी कि एल्गी। ये क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा जलीय जीव हैं जो कि अलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर थैलॉइड का मतलब यह है कि इनकी जो शरीर होता है वह पौधेनुमा होता है पर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, इसलिए हम इसे थैलॉइड कहते हैं। और यह नम युक्त जगह पर पाए जाते हैं, तो जहां पर नमी होगी, जहां पर पानी होगा, एल्गी वहां पर पाया जाता है। इनमें से कुछ कवक के साथ लाइकन बनाते हैं तथा कुछ प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इस जीव का नाम स्लॉथ बेयर है और इसके शरीर पर आप हरे रंग का शैवाल देख सकते हैं जो कि इस प्राणी के संबंध में रहता है। यह एक कोशिक जैसे कि क्लैमाइडोमोनास से लेकर कॉलोनीमय जैसे कि वॉल्वॉक्स भी हो सकते हैं। यह तंतुमय भी हो सकते हैं जैसे कि स्पायरोगायरा और विशालकाय भी हो सकते हैं जैसे कि कैल्प्स। तो इनके आकार में बहुत ज़्यादा अंतर है, यह एक सूक्ष्म जीव से लेकर बहुत बड़े जीव भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक कैल्प है और आप देख सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा विशाल है। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह समुद्रों में पाए जाते हैं। तो आइए और अब बात करते हैं शैवाल में जनन की प्रक्रिया की। तो सबसे पहला जो है वह है कायिका जनन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पायरोगायरा में खंडन हो रहा है, यह विभिन्न भागों में खंडित होकर नए स्पायरोगायरा का निर्माण करता है। तो यह एक उदाहरण है शैवाल में जनन का। और दूसरा है इसमें अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ज़ूस्पोर बन रहा है क्लैमाइडोमोनास के अंदर और यह एक अलैंगिक जनन है। और तीसरा इसमें लैंगिक जनन भी हो सकता है। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि युग्मक अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसा कि समय युग्मकी यानी कि आइसोगेमस जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इनमें दो युग्मक एक प्रकार के होते हैं। और असमय युग्मकी यानी कि एन आइसोगेमस, इसमें दोनों युग्मक नर और मादा भिन्न होते हैं। और उगेमस यानी कि विषमय युग्मकी, इसमें जो नर युग्मक होता है वह चल होता है और जो मादा युग्मक होता है वह अचल होता है। तो यह बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। तो अब हम शैवाल के एक सदस्य क्लैमाइडोमोनास में जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्लैमाइडोमोनास है और इसमें हम अलैंगिक जनन की प्रक्रिया दिखाएंगे। तो इसके अंदर कई सारे विभाजन होते हैं और कुछ स्पीसीज में यह 4 कोशिकाएं बनाता है जो कि धीरे धीरे करके मैच्योर होती हैं और ज़ूस्पोर में बदल जाती हैं और बाद में यह निकास करके एक नया क्लैमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। और इसमें विपरीत परिस्थितियों में लैंगिक जनन भी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया अभी आपको दिखाई जाएगी और इसमें कई बार विभाजन होते हैं, माइटोटिकली इसमें विभाजन होते हैं और 8 कोशिकाएं बनती हैं जिसमें नर और मादा युग्मक होते हैं। तो बाद में जो नर और मादा युग्मक हैं वह दोनों साथ में जायगोट बनाते हैं और थोड़े समय बाद इस जायगोट में से नए क्लैमाइडोमोनास का निर्माण होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि युग्मक कई तरह के होते हैं, जैसे कि समय युग्मकी, असमय युग्मकी या विषमय युग्मकी। तो आप सभी से एक प्रश्न है कि आपको क्या लगता है यह जो सामने वाले जो 2 युग्मक हैं वह कौन से तरह की युग्मक हैं?
हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पहचाना, यह समय युग्मकी है। बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैवाल के उपयोगों के बारे में। तो शैवाल जो घुलित ऑक्सीजन होती है उनका स्तर बढ़ाते हैं और साथ ही में वह कार्बन डाइऑक्साइड को भी पर्यावरण में स्थिर करते हैं, जिसको हम CO2 फिक्सेशन कहते हैं। और शैवाल के कुछ और उपयोग भी हैं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक है तथा जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो एल्गी है यानी कि शैवाल, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं और यही प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। और भूरे शैवाल एल्गिन उत्पन्न करते हैं और लाल शैवाल कारागेन उत्पन्न करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग है। और जेलेडियम और ग्रासिलेरिया जो कि शैवाल के सदस्य हैं, यह आइसक्रीम और जेलीस बनाने में काम आते हैं। और यह शैवाल अगार उत्पन्न करने के भी काम आते हैं। और क्लोरेला जो कि एल्गी का सदस्य है, यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो शैवाल के कई सारे उपयोग हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो आइए और अब हम शैवाल के विभिन्न समूहों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला है क्लोरोफाइसिस। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। पहला है, यह हरे शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी होते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये एक कोशिक कॉलोनीमय अथवा तंतुमय होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए तथा बी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क, प्लेट, जालीकार, कप, सर्पीला अथवा रिबन के आकार का हो सकता है। पायरिनॉइड जिसमें स्टार्च होता है। कुछ शैवाल तेल बंदूक यानी ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भोजन संचित करते हैं। तो पायरिनॉइड और ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो इनके सहारे जो शैवाल हैं, जो क्लोरोफाइसिस हैं, यह अपना भोजन संचित करते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, भीतरी सतह इनकी सेल्यूलोज से बनी होती है और बाहरी सतह इनकी पैक्टोज से बनी होती है। तो आपको यह सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। जनन इनमें कायिका अलैंगिक लैंगिक प्रक्रिया से होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आपके एनसीईआरटी की किताब में भी यह चित्र है। यह कुछ उदाहरण है ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसिस के, जैसे कि वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनास और कारा। तो अब हम शैवाल के दूसरे समूह यानी कि फियोफाइसिस के बारे में बात करेंगे। इन्हें भूरा शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी के, ये सरल तंतुमय जैसे एक्टोकार्पस से लेकर विशाल केल्प के आकार के भी हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल होता है। तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों। इनका जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है, लैमेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में। इनका रंग ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन मात्रा पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि इनका जो भूरा रंग होता है वह फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्गिन से बनी होती है। और यह चित्र आपकी एनसीईआरटी की किताब का, और इसमें भी मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, यह आपके फियोफाइसिस के सदस्य हैं। और फियोफाइसिस में जनन की प्रक्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे, जैसे कि इसमें काय का जनन यानी कि विखंडन से जनन होता है। इसमें अलैंगिक जनन जूस्पोर से होता है। और इसमें लैंगिक जनन समय युग्मकी, असमय युग्मकी और विषमय युग्मकी से होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह विशाल केल्प हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि वह कितने बड़े होते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो आइए और अब हम बात करेंगे इसके आखिरी सदस्य यानी कि रोडोफाइसिस के बारे में। इन्हें लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी कहते हैं। और इनका जो लाल कलर होता है वह आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। इसमें काय का जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है।
और यह कुछ इस तरह के दिखते हैं। और यह चित्र भी आपकी एनसीईआरटी का है, जिसमें कि मैंने कुछ उदाहरण जैसे कि पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया दिखाया हुआ है और इसके कुछ हिस्से दिखाए हुए हैं। तो इसी के साथ सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। सारांश, इस अध्याय में हमने कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जाति वृत्तीय वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और हमने इसके आधार पढ़े कि किस पर ये आधारित हैं। हमने शैवालों के बारे में पढ़ा और शैवालों को 3 वर्गों में बांटा गया है, उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि क्लोरोफाइसिस, फियोफाइसी और रोडोफाइसिस के बारे में पढ़ा और हमने इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा है। हमने इनके कुछ पॉइंट्स देखे, इनकी कुछ खासियत देखी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा करी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में साखिया एवं शब्द, वही कक्षा 11वीं में आज हमने बात करी जीव जगत का वर्गीकरण और उसके बाद वनस्पति जगत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम लोग कक्षा 9वीं में बात करेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर के पार्ट 2 की। वही इसके बाद कक्षा 11वीं में हम लोग बात करेंगे हमारे चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।